नमस्कार दोस्तों, मैं मैथ्स मित्र जयपाल सिंह राठौड़ हमारे ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जो बच्चे लाइव आ गए हैं एक बार मैसेज भेज दीजिए कि साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है। एक बार सब बच्चे मैसेज भेज दें यस सर का कि सर साउंड प्रॉपर आ रहा है, ताकि हम क्लास को आगे बढ़ाएं। जो बच्चे लाइव आ चुके हैं एक बार यस सर का मैसेज भेज दीजिए। जय हिंद जय हिंद। साउंड वगैरह सब प्रॉपर आ रहा है ना? चलिए बात शुरू की जाए। जैसा कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुएशन के बेसिक्स हम पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न करने वाले हैं, ठीक है। चलिए अब सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है एक हल्का सा रिवीजन हो जाए, ठीक है, फिर हम प्रश्नों पे आ जाते हैं। किसी भी त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करना होता है तो परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का माप, अर्थात हमें तीनों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा। भाई त्रिभुज का परिमाप मतलब त्रिभुज का चारों तरफ का माप, तो त्रिभुज में तो तीन भुजाएं होती है सर, आप तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। ये आपका त्रिभुज है, अगर आपको परिमाप ज्ञात करना है तो क्या कीजिए, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए। तो भुजा 1 प्लस भुजा 2 प्लस भुजा 3, यह है परिमाप। सिंपल सी बात है। अच्छा, इसके बाद अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। मान लीजिए भुजाओं को हमने नाम दे दिया ए बी और सी, तो तीनों भुजाओं को जोड़कर उसका आधा कर देंगे, उसे अर्ध परिमाप कहेंगे, सेमी पेरीमीटर। और त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, दुनिया के किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, अगर हमें ऊंचाई पता हो तो। ऊंचाई नहीं पता हो तो क्या करते हैं, वो हम आगे जब पढ़ेंगे तब जानेंगे। ये चीजें मैं आपको बता चुका हूं। अब हम प्रश्न पे आते हैं। ये लीजिए प्रश्न हमारे सामने है। हाँ, थोड़ा सा कोल्ड है, कोई नहीं, सब मैनेज हो जाएगा, निश्चिंत रहिए आप। चलिए हमारे पास सवाल क्या है, देखिए ध्यान से। एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 4:3:2 है, ठीक है। यदि त्रिभुज का परिमाप 63 सेंटीमीटर हो, मतलब 63 सेंटीमीटर हो, तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई क्या होगी? भाई 4:3:7, हमारे अनुपात की भाषा में जो भुजाएं हैं वो 4:3 और 4:3:2, तो 4, 3 और 2 है। तो देखिए अनुपात की भाषा में भुजाएं हैं 4, 3 और 2, तो इनका योग क्या होगा? अनुपात की भाषा में इनका योग क्या होगा? परिमाप मतलब तीनों भुजाओं का योग, तो 4, 3, 7 और 2 9 होगा। बिल्कुल, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट नहीं सर। लेकिन हमारा प्रश्न कह रहा है योग कितना है? 63 है। तो ये जो 63 है योग, ये 9 के बराबर होगा। मैंने आपको बताया है भाई हमें 63 योग दे रखा है, हमारे अनुपात की भाषा में योग 9 है, तो बट्टा में 9 लिखेंगे। जब भी हम एक एक नियम का प्रयोग करते हैं तो यही तो करते हैं। यहाँ 63 लिखा हुआ है, जो ये है इसके नीचे लिखेंगे, और जो हमें ज्ञात करना है उससे हम गुणा कर देंगे। सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए, तो हमें 63 जो है वो 9 के बराबर है, क्योंकि योग 9 दिख रहा है। कह रहा है सबसे बड़ी भुजा 4 है, तो 4 से गुणा कर देते हैं। 9 7 की 63, 7 चौक 28, 28 सेंटीमीटर हमारे सवाल का जवाब है। ये लीजिए। आई होप हर बच्चे को बात समझ में आ गई, और कुछ बच्चों ने जवाब दिया भी है। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अब एक बात सुनिएगा ध्यान से। अगर हमसे पूछता कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ, सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ, अगर यहां पर यह पूछ ले वे कि सबसे बड़ी तथा, देखो दो सवाल एक साथ हो जाएंगे, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा का अंतर बताओ, अगर हमसे ये पूछ ले तो। अगर हमें सवाल ये पूछता तो हम क्या करते हैं? पहला काम तो वही करते हैं, सर हमें योग दे रखा है, योग 9 के बराबर है। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर के लिए हमें सबसे बड़ी भुजा अलग से और सबसे छोटी भुजा अलग से नहीं निकालना है, हमें अंतर अनुपात में ही देख लेना है। ये 4 है, ये 2 है, अनुपात की भाषा में तो अंतर कितना नजर आ रहा है? अंतर 2 नजर आ रहा है, तो हम सीधा 2 से गुणा कर देते, तो 7 दूनी 14 सेंटीमीटर आंसर हो जाता। तो ये बात भी आपके समझ में आनी चाहिए कि अगर हमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा का अंतर पूछा होता तो उस कंडीशन में हम कभी भी दोनों भुजाएं ज्ञात नहीं करते, सीधा अनुपात की भाषा में अंतर पे काम करते।
क्या सर हमें योग दे रखा है वो 9 के बराबर है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी का अंतर कितना है, 4 और 2 का अंतर कितना हुआ 2, तो 2 से गुणा कर दिया 14 सेंटीमीटर। तो आई होप हर बच्चे को पहला सवाल समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल सवाल था। ठीक है, चलिए एक बार उत्तर दीजिए, बार बार उत्तर मत दीजिए, नहीं तो सबके उत्तर दिखेंगे नहीं, है ना। एक बच्चा एक बार ही उत्तर देने का प्रयास करे। चलिए बात की जाए अगले प्रश्न की। दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात यह है तो उनके आधार का तथा उनके आधार का अनुपात यह है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। अच्छा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल, आपकी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण सवाल। बात को सुनिएगा ध्यान से। दो त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 है तथा उनके आधार का अनुपात 3:4 है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या है। इस सवाल में हम क्या करेंगे, ध्यान से देखो क्या करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख रहा हूँ, परीक्षा में नहीं लिखेंगे, परीक्षा में तो हम सीधा काम करेंगे, यहाँ आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। तो ध्यान से देखो मैं क्या लिख रहा हूँ, क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2, ये लिख दिया मैंने बटा में, क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2। ठीक है सर, अब क्षेत्रफल 1 क्या होगा, 1/2 आधार 1 इंटू ऊंचाई 1, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर। और क्षेत्रफल 2 क्या होगा, 1/2 आधार 2 इंटू ऊंचाई 2। मतलब पहले त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को 1 1 बोल दिया, दूसरे त्रिभुज के आधार और ऊंचाई को 2 2 बोल दिया। फिर क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2 हमने लिख दिया। बात समझ में आ गई। हमें क्षेत्रफल का अनुपात दिया था और हमें आधार का अनुपात दिया था, ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है, कुछ नहीं हम इसके अंदर रखेंगे और उत्तर आ जाएगा। करना कैसे, बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल 1 क्या है, देखो क्षेत्रफल 1 की जगह 1 लिख दो, इसकी जगह 2 लिख दो, लिख दिया सर, बराबर 1/2 से 1/2 कट गया। आधार का अनुपात क्या है, 3:4, यहाँ मैंने 3 लिख दिया, यहाँ बटा में 4 लिख दिया। ऊंचाई को h1 लिख रहा हूँ, पहली ऊंचाई, h2 दूसरी ऊंचाई। अब हमें दोनों ऊंचाइयों का अनुपात ज्ञात करना है, मतलब h1 बटा h2 हमें ज्ञात करना है। h1 बटा h2 मतलब ऊंचाई 1 ऊंचाई 2, हाइट 1 हाइट 2, इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो इनको तो हम इधर रखेंगे, बाकियों को उधर लेके चले जाएंगे। अब बाकियों को उधर लेके जाएंगे तो 4 तो ऊपर आ जाएगा, बिल्कुल सर, और 3 नीचे आ जाएगा। अब देखो 4 ऊपर आएगा, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये 4 ऊपर आ गया आपका, ठीक है, और 3 कहाँ आ गया, 3 आपका नीचे आ गया। ये 4 आ गया ऊपर, 3 आ गया आपका नीचे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया 2/3। तो आपका h1 बटा h2 क्या आ गया, h1 बटा h2 आ गया 2/3। ये सिंपल सा कार्य आपने किया, 2/3 का मतलब हो गया 2:3। आई होप बात समझ में आ गई है, क्लियर है, ओके। कुछ बच्चों ने जवाब दिया भी है, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। सवाल सरल था, बहुत ही सिंपल सी बात हमारे सामने थी। अब इस सवाल पे मैं आपको एक और सवाल बना के दिखा रहा हूँ। पहले आप बताइए, ये सवाल समझ में आया। हमने क्षेत्रफल 1 रख दिया, बटा में क्षेत्रफल 2 रख दिया, 1/2 1/2 कट गया, आधार 1 और आधार 2 की जगह 3 और 4 लिख दिया। h1 बटा h2 हमें ज्ञात करना है, ऊंचाइयों का अनुपात हमें निकालना है। ऊंचाई को h1, ये h2, h1 h2 ये ज्ञात करना था, इसलिए इधर रहा, बाकी के लोग उधर चले गए। 4 ऊपर आ गया, 3 नीचे आ गया, तो उत्तर आ गया 2:3। अब इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर एक सवाल और बनता है। अब वो और सवाल क्या बनता है, वो ये बनता है, अगर हमें कह देवे दो त्रिभुज है, उनके आधार का अनुपात, दो त्रिभुज है उनके आधार का अनुपात, आधारों का अनुपात ऐसे लिख देता हूँ, दो त्रिभुज के आधारों का अनुपात जो है वो, देखो सब तरह के सवाल आ जाएंगे इसमें, 2:3 है ऐसा दे दिया, और कह दिया कि ऊंचाइयों का अनुपात, दो त्रिभुज है जिनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ, तो आप क्या करते, ध्यान से देखना। अगर सवाल ये होता हमारे सामने, ठीक है, चलिए ये हमारा सवाल होता कि भाई आधार का अनुपात दे रहे हैं, ऊंचाइयों का अनुपात दे रहे हैं, क्षेत्रफलों का अनुपात आप बताओ। तो हम क्या करते, बहुत नॉर्मल सी बात लिख देते, हम ऐसा लिख देते, क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2, ठीक है सर, 1/2 आधार, पहले का आधार क्या होगा 2, ऊंचाई, अब देखो पहले की ऊंचाई क्या होगी 3, आधार ये रहा, पहले का आधार दूसरे का आधार, ऊंचाई ये रही, पहले की ऊंचाई दूसरे की ऊंचाई, तो पहले की ऊंचाई कितनी होगी 3,
1/2 आधार इंटू ऊंचाई। दूसरे का आधार कितना होगा? दूसरे का आधार 3 और दूसरे की ऊंचाई कितनी होगी? दूसरे की ऊंचाई 4। ये लीजिए 1/2 से 1/2 कट गया, 3 से आपका 3 कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो क्या आ गया? 1/2। तो आपका आंसर क्या होता? 1:2 होता। ये बात भी आपको समझ में आनी चाहिए। मैंने आपको आधारों का अनुपात दे दिया है और मैंने आपको ऊंचाइयों का अनुपात दे दिया। ये सवाल भी अगली बार जब भी आपके सामने आ जाए तो आपसे हो जाना चाहिए। आई होप बात समझ में आ गई है। क्लियर है? चलिए, कुछ बच्चों ने उत्तर दिया भी है। देखो, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए आपको, कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि सर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और हमें भी परीक्षा में ऐसे ही सवाल मिलने वाले हैं, क्योंकि देखिए प्रश्न आपको भी ऐसे ही मिलने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा जितने भी हम प्रश्न प्रैक्टिस में कराते हैं वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही कराते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या है? दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ये है, उनके आधारों का अनुपात ये है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। अब ये सवाल आपके लिए बनता है, ऐसा सेम टू सेम सवाल मैंने कराया, तो जब तक मैं यहाँ कराऊँ तब तक आप भी वहाँ उत्तर देना शुरू कर देना, क्योंकि आपको ये तो लिखना नहीं है, ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूँ परीक्षा में। देखो, क्षेत्रफल 1 बटा क्षेत्रफल 2। ठीक है सर, बात समझ में आ गई। क्षेत्रफल 1 क्या होगा? क्षेत्रफल 1 होगा सर 1/2 आधार 1 इंटू ऊंचाई 1। ऊंचाई को h बोल देता हूँ, h फॉर हाइट। 1/2 आधार 2 इंटू h2। बिल्कुल सर। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है? 6:1। तो इसकी जगह 6, इसकी जगह 1 लीजिए, बराबर 1/2 से 1/2 कट गया। आधार का अनुपात है 3:2, इसका आधार 3 है, इसका आधार 2 है। यहाँ h1 और h2, h1 और h2 का अनुपात हमें निकालना है। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, तो 4/1। ये आपका h1 बटा h2 आ गया। h1 बटा h2 क्या आ गया? 4/1। 4/1 का मतलब क्या हो गया? 4:1। कुछ बच्चों ने जवाब दिया भी होगा, बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने जवाब दिया है। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है। यहाँ तक की सब बातें हर बच्चे को अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए चलिए, एक बच्चे को एक बार आंसर देना है ना, ताकि मैं देख सकूं कितने बच्चे जवाब दे रहे हैं। चलिए बात की जाए हमारे अगले प्रश्न की। क्या अगला प्रश्न? अगले प्रश्न से पहले आपको छोटी सी जानकारी रिवाइज करा दी जाए कि आपको बताया गया था समबाहु त्रिभुज के बारे में, कि समबाहु त्रिभुज होता है, उसका क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। समबाहु त्रिभुज, समबाहु, समान हो जिसकी सब भुजाएं, क्या कहा मैंने? समान हो जिसकी सब भुजाएं। ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो? समान हो, उसे हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। इसका जो क्षेत्रफल है वो √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसकी ऊंचाई √3/2 भुजा होती है। ऊंचाई का मतलब तो आपको पता ही है, ऊंचाई मतलब 90 डिग्री पे आने वाली लाइन। ऊंचाई का मतलब क्या होता है? ये ऊंचाई, ऊंचाई का मतलब वो लाइन जो 90 डिग्री पे आए। अभी 90 डिग्री पे आ रही है एग्जैक्ट, आपके सामने वाले शीर्ष से 90 डिग्री के ऊपर जो लाइन आ रही है, ये आपकी ऊंचाई है, ये आपकी h है। इसे आप हाइट कहते हो, इसे आप लंब भी कहते हो। वैसे ये शीर्ष लंब है, क्योंकि शीर्ष से आने वाला लंब है, उसकी चिंता नहीं करें। ठीक है, चलिए ये मैंने संबंध आपको पहले बता दिया है। बिल्कुल सर। अब सवाल की तरफ बात करी जाए। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा दे रखी है और इसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। ये तो बड़ा सरल सवाल हो गया सर। हमें पता है कि समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, देखो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 भुजा, यही होती है। बिल्कुल सर। अब ये फॉर्मूला आपको परीक्षा में लिखना नहीं, आपको डायरेक्ट लिखना है। √3/2 भुजा, भुजा कितनी है? भुजा है 2 इंटू √3। ठीक है, बिल्कुल सर। 2 से 2 कट गया, √3 और √3 का गुणा 3 हो गया। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर आपके सवाल का जवाब है। ये लीजिए। किसी बच्चे को आई होप कोई डाउट नहीं है, क्योंकि हमें पता है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? √3/2 भुजा होती है। हमें भुजा दे रखी है, हमने ऊंचाई ज्ञात कर ली। हम ऊंचाई से भुजा ज्ञात कर सकते हैं, भुजा से ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यही सवाल अगर ऐसे होता और वो कहता कि ऊंचाई 3 है, भुजा बताओ, अगर वो कह देता एक समबाहु त्रिभुज है, ध्यान से देखो, अगर वो कह देता एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई है वो 3 है, ए मतलब भुजा, भुजा आप बताओ,
अगर सवाल ऐसे पूछ लेता, इसका उल्टा सवाल पूछ लेता तो हम क्या करते? तो ध्यान से देखो हम क्या करते। कुछ नहीं, हमें पता है भुजा और ऊंचाई के बीच में संबंध क्या है कि h बराबर √3/2 भुजा, यही संबंध है। बिल्कुल सर, यही संबंध है। तो h की जगह हम क्या लिख देते? h की जगह हम 3 लिख देते। देखो h हमें दिया है, h की जगह मैं 3 लिख देता। बिल्कुल सर, √3/2 a। पहला काम तो ये करते। 2 यहाँ ऊपर आ जाता और √3 नीचे आ जाता। ध्यान से देखो कहानी क्या है। a बराबर क्या आया? हमें a ज्ञात करना है। a को इधर अकेला रखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा, 3 × 2 और √3 नीचे आ जाएगा। बिल्कुल सर। अब इस √3 का क्या करोगे? इस 3 को क्या लिख सकते हो? आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए 3 को आप लिख सकते हो √3 × √3। ठीक है, लीजिए, और बट्टा में अपने √3 लिखा हुआ है। √3 से √3 कट हो गया, 2 √3 आ गया। तो यहाँ जो एक स्पेशल बात थी जो आपको पता होनी चाहिए थी वो ये थी कि √3 को आप √3 × √3 लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल सी बात है। अगर 5 होता तो 5 को आपको रूट के रूप में लिखना होता तो आप √5 × √5 लिख लेते। अगर 6 होता तो आप इसे √6 × √6 लिख लेते। अगर 11 होता तो आप इसे √11 × √11 लिख सकते हो। किस बात का आपने प्रयोग किया? सवाल ऐसे भी हो सकता था, हमें ऊंचाई दे देता और भुजा पूछ लेता तो हम क्या करते? h बराबर √3/2 × भुजा। h की जगह हमने 3 रख दिया जो दिया हुआ था। देखो इसके अंदर रखना h की जगह h, बराबर की जगह बराबर, √3/2 की जगह √3/2, a की जगह a ज्ञात करना है तो a इधर अकेला रहेगा, बाकी उधर जाएंगे। 2 ऊपर आ गया, √3 नीचे आ गया। आगे हमने काम किया, मैंने बताया कैसे काम करना है, उत्तर आ गया। सिंपल। ठीक है, चलिए आई होप डाउट क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले सवाल की बात करी जाए। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप दे रखा है तो उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है। अब देखो समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? परिमाप मैंने बताया भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा। परिमाप क्या बताया मैंने? भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, यही बताया। बिल्कुल सर। अब जो हमारा समबाहु त्रिभुज है इसकी तो ये भुजा भी a है और ये भुजा भी a है और ये भुजा भी a। क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, समबाहु त्रिभुज। तो इसका परिमाप क्या हो गया? 3a। मैंने बताया किसी भी त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? भुजा 1 प्लस भुजा 2 प्लस भुजा 3, मतलब उसकी तीनों भुजाओं को जोड़ना है। लेकिन इसकी तो तीनों भुजाएं एक जैसी है, इसलिए a इसका परिमाप कितना हो गया? 3a। तो ध्यान से देखो, परिमाप हो गया 3a। अब 3a किसके बराबर है? 3a आपका 36 √3 के बराबर है। बिल्कुल। तो a का मान क्या होगा? भुजा कितनी होगी? 3 इधर से बट्टा में चला जाएगा तो 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 √3 आ गया। भुजा आ गई 12 √3। हमें ऊंचाई ज्ञात करनी है। अभी हमने बात करी थी ऊंचाई क्या होती है? h बराबर होती है √3/2 × भुजा, यही होती है। बिल्कुल सर। तो √3/2 × 12 √3। ठीक है, बिल्कुल। 2 से 12 कितनी बार कट जाएगा? 6 बार कट जाएगा। √3 × √3 कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो 6 तिया कितना हो गया? 18। तो ऊंचाई कितनी हो गई? ऊंचाई हो गई आपकी 18 सेंटीमीटर। किसी बच्चे को इस सवाल में डाउट हो तो पूछिए, और सब बच्चों को समझ में आ गया तो यस सर का मैसेज भेज दीजिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कुछ बच्चे जवाब दे रहे हैं। किसी बच्चे को यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो मैसेज करें मुझे, और समझ में आ गया तो यस सर का मैसेज भेजें। बड़ा सरल सवाल था। जैसे कि मैंने आपको बताया समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? 3 भुजा होगा, क्योंकि भुजा 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 इसकी तीनों भुजाएं एक जैसी होती है। ओम नारायण मैंने बता तो दिया भैया, तीनों भुजाएं मिलाकर 36 √3 है। तो a क्या होगा? 3 बट्टा में आ गया 12 √3। तो h का मान क्या हो गया? h का मान हो गया √3/2 × भुजा। भुजा की जगह हमने क्या लिख दिया? 12 √3 लिख दिया। 2 से 6 बार कट गया, √3 3 आ गया, 6 तिया 18। पूरी कैलकुलेशन मैंने करके दिखाई है आपको, है ना। चलिए हाँ, क्या पूछना चाहते हैं पूछिए। हाँ, अभी कोई डाउट है तो पूछिए, फिर मैं बताता हूँ। अभी किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलिए कि सर मुझे ये डाउट है, फिर मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूँगा, है ना। रिपीट कर दिया मैंने, सब बच्चों को समझ में आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए फिर आगे बढ़ा जाए। ओके। क्या है अगला सवाल? देखिए जरा फिर ध्यान से। अगला सवाल है हमारा, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये है तो इसका परिमाप कितना है? परिमाप के लिए हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। भाई परिमाप का मतलब क्या होता है? चारों तरफ का माप। और अभी हमने बात की थी कि समबाहु त्रिभुज का जो परिमाप होता है वो होता है 3 भुजा।
कितना होता है 3 भुजा। तो हमें भुजा निकालनी पड़ेगी, फिर भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, आप ये कह दो 3 बार भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, या डायरेक्ट कह दो 3 है। ठीक है सर। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, कुछ नहीं, जैसा देखो सिंपल सी बात है, ऐसे क्षेत्रफल बराबर दे रखा है हमें 16√3, हमने लिख दिया 16√3। क्षेत्रफल की जगह हम क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देते हैं। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर, ये होता है, बिल्कुल सर ये होता है। ये किसके बराबर है, 16√3 के बराबर है। अब ये ज्ञात करना है तो यहाँ अकेला रहेगा और बाकी उधर जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे सर। देखो √3 बट्टा में जाएगा तो √3 से √3 कट जाएगा, बिल्कुल। 4 ऊपर आएगा तो 16 और 4 गुणा हो जाएगा, तो 16 चौक 64 हो जाएगा। अब a स्क्वायर बराबर 64 है तो a बराबर 8 हो जाएगा। भुजा कितनी आ गई, भुजा 8 आ गई। क्षेत्रफल की जगह क्षेत्रफल रखा, बराबर की जगह बराबर रखा, जो दे रखा था वो रख दिया, a का मान हमने ज्ञात कर लिया। इन दोनों को उधर लेके गए, √3 से √3 कट गया, 16 चौक 64 हो गया। a स्क्वायर 64 है तो a का मान 8 आ गया। परिमाप क्या है, 3 भुजा, तो 8 + 8 + 8 मतलब 3 × 8, और 3 × 8 कितना हो गया, 24 हो गया। तो 24 सेंटीमीटर क्या आ गया, आपका परिमाप आ गया। आपके एग्जाम में जैसे सवाल आते हैं वैसा प्रत्येक प्रश्न यहाँ कराया जा रहा है, इसलिए आप निश्चिंत रहिएगा। अगर आप ये प्रश्न कर पाते हैं तो आप अपनी परीक्षा के सवाल भी कर पाएंगे। लेकिन हम 2 लेवल में पढ़ेंगे। पहले लेवल में हम क्या करेंगे, पहले लेवल में वो सब सवाल कर लेंगे जो अभी तक आए हुए हैं। आए हुए मतलब जैसे सवाल आते हैं, कि जैसे आपके सवाल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, जिस तरह का आपके परीक्षा में लेवल रहेगा उस सभी लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हैं। फिर जब हम लेवल 2 की बात करेंगे, वो लेवल 2 की बात लेवल 1 का सिलेबस पहले पूरा हो जाने के बाद। अगर आप लेवल 1 का सिलेबस कर लेते हो पूरा, ठीक है, तो आपके 25 में से 22+ नंबर कन्फर्म हो जाते हैं। फिर 3 नंबर के लिए अलग से मेहनत करेंगे, उसके लिए अलग से कुछ क्वेश्चन कराएंगे। आई होप ये बात समझ में आ गई है। बहुत अच्छे, कुछ बच्चों ने जवाब भी दिया। बात करी जाए अगले प्रश्न की। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 173 वर्ग सेमी है। क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा रहेगा उसके आगे, ठीक है। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप बताओ। तो परिमाप के लिए पहले भुजा निकालनी पड़ेगी। हमें क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल कितना दे रखा है, ध्यान से देखो। इस सवाल की विशेषता क्या है समझना। क्षेत्रफल हमें दे रखा है 173, ठीक है सर। क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये आपका 173 के बराबर है। क्षेत्रफल की जगह आपने क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया। आज इसने कहा है कि √3 का मान आप 1.73 रख दो। तो देखो 1.73 √3 का मान रख दिया, बटा में हमने 4 लिख दिया, या हमने a स्क्वायर लिख दिया, या हमने 173 लिख दिया, ठीक है। ये इससे कितनी बार कटेगा, 100 बार कटेगा। कैसे कटेगा 100 बार, देखो ये बट्टा में जाएगा। सबसे पहले तो ये समझो, ये कहाँ जाएगा, बट्टा में। 173 के बट्टा में क्या आ रहा है, 1.73 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है सर। पॉइंट हटेगा तो ऊपर 2 जीरो लगेंगे, बिल्कुल लगेंगे सर। 173 से 173 एक बार कट गया तो कितना बचा, 100 बच गया। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल सर। तो यहाँ तो 100 बच गया, ये बटा में गया तो और 4 ऊपर आ गया। तो a स्क्वायर का मान क्या आ गया, a स्क्वायर का मान आ गया 4 × 100। तो 4 × 100 हो गया 400। अब a का वर्ग 400 है तो वर्ग उधर जाके वर्गमूल हो जाएगा। भाई ये वर्ग इधर जाके क्या हो जाएगा, वर्गमूल हो जाएगा। तो वर्गमूल 400, और वर्गमूल 400 का मान कितना होता है, 20। तो यहाँ से आपने a का मान निकाल दिया 20, a बराबर 20 आ गया। अब आपको परिमाप निकालना है। क्या निकालना है, परिमाप। और परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब 3a। तो 3 × 20, 3 × 20 कितना हो गया आपके 60। तो 60 सेंटीमीटर क्या इसका परिमाप है। ये कार्य आपको इसमें करना था। आई होप बात समझ में आपको आ गई है। सिंपल, बिल्कुल। 20 गलत उत्तर है भैया, भुजा थोड़ी पूछी है, परिमाप पूछा है। तो यही तो ध्यान रखना परीक्षा में, कंफ्यूज नहीं हो जाना है, जल्दी जल्दी में गलत नहीं कर लेना है, ठीक है ना। जल्दी जल्दी में सवाल किसी भी हालत में गलत नहीं कर लेना है। अगले प्रश्न की बात की जाए। 2 समबाहु त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात ये है तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। देखो आपको क्षेत्रफल का अनुपात दिया है और आपसे ऊंचाई का अनुपात पूछा है। अब यहाँ आपको संबंध समझना पड़ेगा। देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसमें दिक्कत नहीं आएगी अगर मैंने जो बेसिक पढ़ाया वो आपने पढ़ाया। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। होता है, बिल्कुल होता है सर। मतलब क्षेत्रफल, अब ये तो एक नियत राशि है, क्षेत्रफल a स्क्वायर पर डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब अगर क्षेत्र भुजा का जब वर्ग करोगे तो क्षेत्रफल आएगा। इसका मतलब समझे, इसका मतलब ये है सर, अगर क्षेत्रफल का अनुपात, अगर क्षेत्रफल 1 अनुपात क्षेत्रफल 2
दो त्रिभुज है, उनके क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो आपका 36 और 64 है, तो भुजा का वर्ग करने से आया होगा। भाई क्षेत्रफल कैसे आते हैं? भुजा का वर्ग करने से आते हैं, ठीक है ना। वर्ग करने से 36 और 64 आया, तो भुजा क्या होगी? ए का मतलब भुजा है, A1/A2, तो भुजा का अनुपात क्या होगा? 6 और 8, क्योंकि 6 का वर्ग किया तो 36 आया, 8 का वर्ग किया तो क्या आया? 64 आया। तो ये संबंध होता है आपका क्षेत्रफल और भुजा के अंदर। पहली बात समझ में आ गई। अभी हमने भुजाओं का अनुपात पूछा, बताया है, और हमें ऊंचाइयों का अनुपात पूछा है। अब इस बात को, आगे की बात को ध्यान से समझो। h बराबर होता है √3/2 भुजा, मतलब h और भुजा का सीधा संबंध है। h सीधा सीधा a के अनुक्रमानुपाती है, मतलब जैसा a होगा, जैसा a का अनुपात होगा, वैसा का वैसा h का अनुपात होगा। तो भुजाओं का अनुपात 6:8 है, तो h1 और h2 का अनुपात होगा वो भी 6:8 होगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई है, क्लियर है, सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। अब यहाँ पर एक दो प्रश्न और बना के मैं मन से दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना था, उसको ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना था अगर एक प्रश्न आपको ये बना के दे दिया जाए कि एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है, तो इसके क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। किसका अनुपात बताओ? इसके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, ये आपके सवाल का जवाब हो गया। एक सवाल आपको ये दे देवे, एक समबाहु त्रिभुज है, उसकी भुजाओं का अनुपात है 4:5। किसका अनुपात? भुजाओं का अनुपात, ठीक है। और आपसे पूछ ले क्षेत्रफल का अनुपात, आपसे पूछ ले किसका? क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? 4 चौक 16, 5 25। आई होप बात समझ में आ गई है, बात क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, सिंपल सी बात है, ठीक है। और अगर जो भुजाओं का अनुपात है वही ऊंचाई का अनुपात होगा। भुजाओं का अनुपात बराबर किसके होगा? ऊंचाइयों के अनुपात के। अब मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं जिसका सब बच्चे जवाब देंगे, ठीक है ना? ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज, दो समबाहु त्रिभुज है, अलग अलग दो समबाहु त्रिभुज है, उनकी भुजाओं का अनुपात, उनकी भुजाओं का अनुपात 4:9 है। एक मिनट, 9:16 लिख देते हैं। 9:16 है, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताओ। ये सवाल है, सब बच्चे उत्तर देने का कोशिश करें, मैं वेट करता हूं। मैंने आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया है, मैंने आपको भुजाओं का अनुपात दे दिया है, और आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। 7:34 पे एक बच्चे ने रिप्लाई दिया है, पुराना सवाल है फिर। समबाहु त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 9:16 है, तो आपको क्षेत्रफलों का अनुपात बताना है। क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। विकास गलत है आपका जवाब, सैंडी गलत है। भैया हमें पता है ना, भुजाओं का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफलों का अनुपात निकालना तो वर्ग करना पड़ेगा, कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। हमें भुजाओं का अनुपात दे रखा है और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा तो वर्ग करना पड़ेगा। 9 का वर्ग अनुपात 16 का वर्ग, 9 का वर्ग 81 और 16 का वर्ग 256। एक बच्चे ने 196 जवाब दे दिया, तो उसने गलती से 14 का वर्ग कर दिया, बाकी बात उसको समझ में आ गई थी, ठीक है। चलिए डन। अब एक सवाल ये है, एक समबाहु त्रिभुज है, देखो मैं सब समबाहु सवाल भी बना रहा हूं साथ साथ में। एक समबाहु त्रिभुज है जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात, जिसके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है, तो भुजाओं का अनुपात बताओ। तो भुजाओं का अनुपात बताओ। तो भुजाओं का अनुपात होगा 2:3। क्या होगा?
2:√3। बात समझ में आई कि नहीं आई? भाई क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, भुजाओं का अनुपात पूछा है तो वर्गमूल कर देंगे। 4 का वर्गमूल 2 और √3 का अनुपात 3 का वर्गमूल √3। अब बाई चांस ये उत्तर में नहीं हो, इस बात को ध्यान से समझना, इस कहानी को ध्यान से समझना। भाई आपका उत्तर आया 2√3, आपका उत्तर आया 2:√3 और आपने देखा ऐसा उत्तर में लिखा हुआ ही नहीं है, उत्तर में ऐसा कुछ लिखा हुआ ही नहीं है, तो फिर आप क्या करोगे? तो फिर एक और दिमाग लगाओगे, ध्यान से समझना। इसका मतलब ये जो बट्टा में √3 है इसको खत्म करना पड़ेगा। तो बट्टा वाले √3 को कैसे खत्म करोगे? ध्यान से देखो, यहाँ √3 को √3 से गुणा कर लो, तो इधर हमने √3 से गुणा किया तो इधर भी हमें √3 से गुणा करना पड़ेगा। एक और तरीके से समझाऊंगा बात को, तो 2√3:3। आंसर हो सकता है परीक्षा में ये लिखा हुआ मिले, ये नहीं मिले, तो ये और ये सेम है। कैसे है? ध्यान से सुनना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 2/√3, लेकिन आपको जो उत्तर मिला उसमें बट्टा में √3 नहीं है, तो आप परिमेयकरण कर लो। क्या कर लो? परिमेयकरण। ये लो, और परिमेयकरण में क्या करते हैं? परिमेयकरण में ये करते हैं सर, यहाँ √3 लिखा है तो ऊपर भी √3 से और नीचे भी √3 से गुणा करेंगे। तो ऊपर तो आ गया 2√3 और नीचे आ गया जो यहाँ लिखा हुआ है ना, उससे ऊपर नीचे गुणा करेंगे, तो √3 × √3 3, तो 2√3:3। ये आपके सवाल का जवाब हो सकता है। अगर आपको ये जवाब नहीं लिखा हुआ मिले कहीं पर, तो आपको इस जवाब की तरफ आगे बढ़ना है। ठीक है, चलिए, इतना समझदार बनना पड़ेगा, ध्यान रखना। अगर आप बात कर रहे हैं ना एसएससी के एग्जाम की, तो इतनी समझदारी आपको दिखानी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, भले आप किसी भी एग्जाम की बात करो, बेसिक लेवल का कोई भी एग्जाम हो, वहां पर यह सवाल पूछा जाना बहुत ही नॉर्मल है, और आपका उत्तर ये आएगा, ये उत्तर में कई बार मौजूद नहीं होगा, तो आपको ये वाला दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, आई होप बात समझ में आ गई है। अगले सवाल की बात करी जाए। एक समबाहु त्रिभुजाकार बोर्ड की भुजा 12 मीटर है। 4.5 रुपए प्रति मीटर की दर से बोर्ड की फेंसिंग की लागत बताओ। फेंसिंग मतलब तारबंदी, मतलब आपको तारबंदी करनी है। अब आप बोर्ड पे तारबंदी कहां करोगे? ये लो, ये बोर्ड है, इस पे तारबंदी कहां होगी? सर तारबंदी, फेंसिंग, इस वर्ड को ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि परीक्षा में भी तो इंग्लिश में ही वर्ड लिखा था, यूं नहीं आपके तो सर हिंदी में क्यों नहीं लिखा, परीक्षा में यही लिखा होगा। फेंसिंग, फेंसिंग का मतलब है तारबंदी, ये समझ लो आप। बॉर्डर करना है आपको, तो तारबंदी तो बॉर्डर पे होगी, मतलब हमें परिमाप से काम लेना है। पहली बात, हमें परिमाप काम में लेना है। ठीक है सर, पहली बात तो समझ में आ गई, परिमाप काम में लेना है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें खर्चा ज्ञात करना है। खर्चा ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है उसको ध्यान से सुन लो, बार बार काम आने वाली चीज है, इसलिए बात को समझ लो। आप बाजार गए और आप 5 किलो टमाटर लेके आए। कितने किलो? 5 किलो। आपने पूछा भैया भाव क्या है? उसने कहा 24 रुपए प्रति किलो है। उसने कहा 24 रुपए प्रति किलो है। आप मात्रा कितनी लाए हो? आप मात्रा लाए हो 5 किलो, और उसने जो मूल्य बताया है, इसने खर्च नहीं बताया। ये उसने यूं नहीं कहा कि आपको 24 रुपए लगेंगे आपके टोटल, 5 किलो टमाटर लिए 24 रुपए दे दो। आपने भाव पूछा है, उसने भाव बताया भैया 24 रुपए प्रति किलो, ये मूल्य है, जिसे आप भाव कहते हो, जिसे आप अंग्रेजी में रेट कहते हो, है ना, जिसे आप कीमत कह सकते हो, ये लीजिए, जिसे आप प्राइस कह सकते हो, ये लीजिए। ठीक है, चलिए, अब आपका खर्चा क्या हुआ? अब आपसे पूछा मैंने कितने रुपए खर्च होंगे आपके, तो आप कहोगे सर सिंपल सी बात है, 24 × 5 120 रुपए खर्च होंगे। हाँ, इसका मतलब खर्चे का फॉर्मूला हो गया, खर्चे का फॉर्मूला हो गया भाव गुणा मात्रा। खर्चे का फॉर्मूला क्या हो गया? भाव गुणा मात्रा। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर, सिंपल सी बात है। भाई देखो, 24 का तो भाव था, 5 किलो आप लाए थे, तो 24 × 5 120, मतलब खर्चे का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भाव गुणा मात्रा। ये पहली सबसे सिंपल बात। ठीक है, बिल्कुल सर। अब हमें भी खर्चा ज्ञात करना है, हमें भी यहाँ कितना फेंसिंग की लागत क्या है, मतलब खर्चा ज्ञात करना है। मूल्य हमें दे रखा है 4.5 रुपए प्रति मीटर। ठीक है, चलिए, और भुजा दे रखी है 12, तो खर्चे का फॉर्मूला क्या होगा? ध्यान से सुनना, खर्चा होगा भाव गुणा मात्रा। ठीक है, भाव तो दे रखा 4.5 का,
तो 4.5 लिख दिया। थोड़ी समझदारी लगाओ तो 4.5 9 का आधा होता है, 9/2 भी लिख सकते हो, ये भी दिमाग लगा सकते हो कि इसको 9/2 लिख ले। ठीक है सर। मात्रा कितनी है? अब देखो मात्रा मतलब यहां मात्रा कौन होगी? आपको अगर परिमाप पे काम करना है तो परिमाप मात्रा की जगह आएगा। आपको अगर क्षेत्रफल पे काम करना है तो क्षेत्रफल मात्रा की जगह आएगा। बात समझ में आ गई? मात्रा की जगह कौन आएगा? कभी परिमाप आएगा, कभी क्षेत्रफल आएगा। आगे जाके ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि मात्रा की जगह कई बार लंबाई को भी लिखना पड़ेगा, वो बाद की बात है, बाद में करेंगे। फिलहाल एक बात समझ में आई क्या? क्या सर, हमें यहाँ पे जो हमारी मात्रा है वो परिमाप है। क्यों? क्योंकि आप फेंसिंग किससे कर रहे हो? फेंसिंग आप किस पे कर रहे हो? फेंसिंग आप परिमाप पे कर रहे हो, तो यहाँ परिमाप लिखोगे। क्या लिखोगे? परिमाप। अब मुझे बताओ समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है? सर 3 इंटू भुजा होता है, तो 3 इंटू भुजा कितनी दे रखी? 12। ये आपके सवाल का जवाब है। आई होप बात समझ में आ गई है। 12 दूना 24, 12 तिया 36। मैंने कहा क्या 4.5 को आप क्या लिख सकते हो? 9/2। ये आपके दिमाग में डायरेक्ट चलना चाहिए कि 4.5 को आप क्या लिख सकते हो? 4.5, इसको आप 4.5 लिख सकते हो। 4 दूनी 8, एक 9/2। ठीक है, इसलिए 9/2 लिख लिया। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पॉइंट हटाइए, बट्टा में 10 लिखिए, 5 से काटिए, 9/2 आ जाएगा। 12 दूना 24, 12 तिया 36 आ गया आपका। ठीक है, और 36 भी पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे लिखिए, इधर देखिए, आप ऐसे लिखिए 3 इंटू 12। ठीक है सर। ये कितनी बार कट गया सर? 6 बार कट गया। कट गया। 9 तिया 27, 27 इंटू 6, 6 7 42। पीछे जिसके 2 होगा वो उत्तर होगा। पीछे 2 वाला कौन है? सर पीछे 2 वाला एक ही है। देखो कभी भी जब आप लास्ट में पहुंच जाओ तो पहले पूरी गणना नहीं करनी है, पहले हमेशा इकाई का अंक देखना है। यहाँ इकाई का अंक देखा 7×42 2 आया, तो पीछे 2 वाला ही उत्तर है। पीछे 2 वाला एक ही उत्तर है, तो बाकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। पूरा करना चाहो 7×42 हासिल का 4, 6 दूनी 12 और 4 16, तो 162 रुपये आपके टोटल इसमें खर्च होंगे। ये पूरा कॉन्सेप्ट है आपके, जो बार बार आएगा। कई सवाल आएंगे ऐसे जहां आपको कहा जाएगा कि आपको है ना खर्चा बताना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? भाव मतलब जो मूल्य देगा उसको मात्रा से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, मात्रा की जगह आप कभी परिमाप लिखोगे, कभी क्षेत्रफल लिखोगे। अगर वो फेंसिंग का कह रहा था आपने परिमाप लिखा, अगर वो कहता है सिंचाई करो, बुआई करो, कटाई करो, भाई आप सिंचाई करते, बुआई करते, कटाई करते तो पूरे के अंदर करते, तो आप मात्रा की जगह क्या लिखते? तो आप मात्रा की जगह क्षेत्रफल लिखते। आज मात्रा की जगह आपने क्या लिखा? आज मात्रा की जगह परिमाप लिखा है। ये लीजिए, ये सिंपल सी बात है। पहली बात। एक बात आपको और समझ में आ जानी चाहिए, ये जो भाव दे रखा है उसको ध्यान से समझो, इस बात को भी ध्यान से समझ लो। आपको जो मूल्य दे रखा है, भाव दे रखा है, इसको ध्यान से समझो। भाव मतलब समझ गए? मूल्य। इसको देखो ध्यान से। यहां लिखा है 4.5 रुपए प्रति मीटर। अब यहां प्रति मीटर लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है। ये क्षेत्रफल से संबंधित नहीं है, क्योंकि अगर ये क्षेत्रफल से संबंधित होता तो 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर लिखा होता। क्या लिखा होता? 4.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और प्रति वर्ग मीटर को आप मीटर स्क्वायर लिखते हो। अगर ऐसे भाव लिखा होता ना तो ये क्षेत्रफल से संबंधित होता। बात समझ गए क्या? बिल्कुल समझ गए सर। जब लिखा है ना 4.5 रुपए प्रति मीटर, तो मीटर लिखा हुआ है, इसका मतलब या तो ये किसी लंबाई से, या किसी चौड़ाई से, या किसी परिमाप से, किसी आधार से, या किसी ऊंचाई से, किसी भी तरह की सिंगल दूरी से संबंधित है। समझे? इकाई से पता चला हमें कि 4.5 रुपए प्रति मीटर लिखा है। यहां तो दो ही चीजों की बात हो रही है, परिमाप की और क्षेत्रफल की। इसका मतलब ये किससे संबंधित है? ये परिमाप से संबंधित है। अगर क्षेत्रफल से संबंधित बात होती तो या तो यहाँ मीटर स्क्वायर लिखा होता, या यहाँ लिखा होता वर्ग मीटर। तो भाव देख के आपको पता चल जाएगा कि परिमाप पे काम करना है या क्षेत्रफल पे काम करना है। बातों में समय जरूर लगता होगा जो मैं बोलता हूं उनमें, लेकिन ये लाइफ टाइम वाली बातें हैं, ध्यान रखना। ठीक है ना? चलिए अगला सवाल आपके सामने है। यहाँ तक की बात सब बच्चों को समझ में आ गई उम्मीद करता हूँ। आज बड़े कम बच्चे लाइव है और ये बहुत गलत बात है। जब क्लास लाइव लगवा रहे हो तो लाइव पढ़ो भैया, है ना? इतना तो ध्यान रखो, आप भी आओ, नहीं तो कल 2-4 को बुलाने भेजना पड़ेगा। अच्छा 8वां सवाल रह गया।
8 हो गया ना, 6:8 उत्तर आ गया ना भैया, यहाँ राइट नहीं लगाया बस, 8 हो गया भाई। लो अगला सवाल आपके सामने है, चलिए फिर अगले प्रश्न की बात करी जाए। क्या है हमारा अगला प्रश्न, देखिए, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप का संख्यात्मक मान, संख्यात्मक मान मतलब संख्या के रूप में मान, अभी संख्यात्मक मान वर्ड से डरना नहीं है, ठीक है ना, संख्यात्मक मान का मतलब मान ही है, ठीक है। त्रिभुज के क्षेत्रफल का √3 गुना है। अब पहले बताओ √3 गुना कौन है। अब मैं ये बात आपको पहले समझा चुका हूं बेसिक में, फिर भी एक उदाहरण लिख देता हूं, ध्यान से देखो क्या लिख रहा हूं मैं। ए बी का √3 गुना है, ये लिखा मैंने, ठीक है। चलिए ऐसी बातें हम पहले कर चुके हैं। जैसे कहीं पर ये लिखा आ जाए m n का 2 गुना है, इसको कैसे लिखोगे, यहां मैंने लिखा m और यहां मैंने लिखा n। 2 गुना कौन है सर, ये 2 गुना है, m 2 गुना है, इसलिए n को 2 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि बीच में बराबर लगाना है। ऐसा पहले समझा चुका हूं, और कोई बच्चा नया है तो ऐसे समझ लो, ध्यान से देखो। अगर ये 10 है और ये 5 है तभी तो ये 2 गुना है भाई, m n का 2 गुना है, ये 10 है ये 5 है तभी तो 2 गुना है, लेकिन हमें बीच में बराबर लगाना है, तो क्या मैं 2 से इसको गुना कर दूं क्या, नहीं सर, आप इसको गुना करोगे तो गलत हो जाएगा, आपको 2 से इससे गुना करना पड़ेगा, क्योंकि बीच में क्या लगाना है, बीच में बराबर लगाना है, ठीक है। ए बी का √3 गुना है, ध्यान से देखो जरा, कौन है भैया √3 गुना, ये ए है √3 गुना, इसलिए √3 से इसको गुना करेंगे, सिंपल। ये लीजिए, ये संबंध लिखा मैंने। आर पी का √2 गुना है, ये मैंने आर लिखा, ये मैंने पी लिखा, कौन है √2 गुना, ये है √2 गुना, इसलिए √2 से इसे गुना करूंगा। आ गई बात समझ में, सिंपल। अब यही काम मैं यहां कर रहा हूं, पहले देखो जरा ध्यान से। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, ये लो मैंने लिख दिया परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है, ये मैंने लिख दिया क्षेत्रफल। कौन है √3 गुना, परिमाप √3 गुना है। बात को ध्यान से सुन लो, एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप का संख्यात्मक मान भूल जाओ, त्रिभुज के क्षेत्रफल का, इतनी बड़ी लंबी चौड़ी भाषा का जरूरत ही नहीं है, परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है। क्या कहना चाह रहा है, परिमाप, यहां भाषा ये बन रही है फाइनली, परिमाप क्षेत्रफल का, परिमाप क्षेत्रफल का √3 गुना है, बिल्कुल सर। कौन है √3 गुना, परिमाप है √3 गुना, इसलिए क्षेत्रफल को √3 से गुना करोगे। पहला काम हमने ये कर दिया, बिल्कुल सर। अब हम क्या करते हैं, अब हम मान रख देते हैं। परिमाप की जगह क्या लिखूंगा, परिमाप की जगह लिखूंगा 3 भुजा 3a, ठीक है। बराबर की जगह बराबर, √3 की जगह √3, और क्षेत्रफल की जगह क्या लिखूंगा, क्षेत्रफल की जगह लिखूंगा √3/4 भुजा स्क्वायर। ये लीजिए, मैंने क्या किया, पहले तो मैंने शब्दों में जो इसने एक संबंध दे रखा था उसको गणित की भाषा में लिख दिया। इसने कहा परिमाप √3 गुना है, इसलिए मैंने √3 से इस तरफ गुणा कर दिया, पहली बात। परिमाप का फॉर्मूला लिख दिया 3a, क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख दिया √3/4 a², ठीक है सर। आगे बढ़ो सर, √3 से √3 गुणा होकर √3 हो जाए, 3 हो जाएगा, √3 गुणा √3 कितना हो जाएगा, 3, 3 इससे कटेगा तो 3 इससे पूरे कट जाएगा। कैसे, ध्यान से देखो, आप आराम से आगे बढ़ लो। पहले एक काम करो, ध्यान से देखो, यहाँ a एक बार लिखा है, यहाँ a 2 बार लिखा हुआ है कि नहीं, ये तो देखो, समझो जरा, यहाँ a 2 बार लिखा है, a² का मतलब, तो इस a से ये a कट गया, क्योंकि यहाँ सब राशियाँ गुणा में, यहाँ सब राशियाँ गुणा में, √3 × √3 3 हो गया, 3 से आपका 3 कट गया, यहाँ पर सब चीज़ें कट गई और 1 बच गया। अब हमें a का मान ज्ञात करना, तो a यहाँ अकेला रहेगा, बाकी सब उधर आएंगे, 4 यहाँ बटा में तो 4 ऊपर आ जाएगा, ये आ गया a। अब हमें क्या ज्ञात करना है, भुजा ही तो ज्ञात करनी है, भुजा 4 आ गई, भुजा 4 आ गई, सिंपल। प्रश्न में कोई भी स्पेशल चीज नहीं थी, प्रश्न सिंपल था, भाषा पर आधारित था। आपने लिखा परिमाप बराबर √3 क्षेत्रफल, जैसा सवाल ने कहा, परिमाप की जगह 3a लिख दिया,
√3 क्षेत्रफल की जगह √3/4 भुजा स्क्वायर लिख दिया। ए से आपका ए कट गया, √3 × √3 3 से आपका 3 कट गया। पता होना चाहिए अगर बीच में बराबर लिखा है सब राशि या गुणा में लिखी है तो ऊपर वाले से ऊपर वाला कटेगा, नीचे वाले से नीचे वाला कटेगा। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। ए का मान क्या हो गया? देखो 4 ऊपर आ गया, ए का मान 4। सिंपल। आई होप बात समझ में आ गई है। ठीक है, चलिए वेरी गुड इवनिंग। अगली चीज, अगले सवाल है आपके समकोण त्रिभुज पर आधारित। जो जानकारी मैं आपको पहले से दे चुका हूं वो ये है कि आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट याद होने चाहिए। अब कोई बच्चे को नहीं याद है तो उसकी गलती है भैया। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25, 8 15 17, 9 40 41, ए √2a। मतलब अगर दोनों भुजाएं बराबर हो, समकोण त्रिभुज की अगर दोनों भुजाएं बराबर हो, ये भुजा और ये भुजा अगर बराबर हो तो ये भुजा इसकी √2 गुना होती है। ठीक है। और समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। और समबाहु त्रिभुज की भाषा में बोल दो तो आधार को तो आप आधार ही बोलोगे, ऊंचाई को हम लंब बोलते हैं। कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं जो होती है उनको हम 3 नाम देते हैं। इसको हम नाम देते हैं लंब, इसको हम नाम देते हैं आधार, इसको हम नाम देते हैं कर्ण। ये समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं हैं जिनके बीच में एक संबंध होता है कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, जो हम बेसिक में पढ़ चुके हैं। अब हम सवालों पे आ जाते हैं। ठीक है, चलिए। अरे भाई ए का स्क्वायर किया है ना, एक बार देखना ध्यान से। ए स्क्वायर किया है ना इधर, बिल्कुल ए स्क्वायर किया। देखो ए स्क्वायर किया, ये 2 बार लिखा हुआ है। इधर भी तो एक ए था ना, इस ए से ये ए कट गया। समझे आप? ये कहानी हुई। एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है। लंबवत भुजाओं का अनुपात 12 और 5 है। तो क्षेत्रफल का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब लंबवत भुजाओं का मतलब क्या है? लंबवत भुजाओं का मतलब है ये भुजाएं। कौन सी भुजाएं लंबवत होती है? समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत होती है? सर ये दोनों भुजाएं लंबवत है। मतलब ये आधार और ऊंचाई की बात कर रहा है। एक को तो 12 मान लो, एक को 5। ठीक है सर। अब कहानी ये है सर, अनुपात में दिया हुआ है 12:5। तो 12:5 का मतलब 12:5 नहीं होता है। आपका अगर वेतन 12,000 है और एक अन्य व्यक्ति का वेतन 5,000 है तो मैं इसका सरल अनुपात निकाल दूंगा 12:5। तो क्या आपका वेतन 12 रुपये हो गया क्या? आप कहोगे सर 12 रुपये कैसे हो गया? 12,000 है मेरा वेतन। इसका मतलब समझे, अनुपात हमेशा आपको संबंध बताता है, ओरिजिनल मान नहीं बताता है। तो लंबवत भुजाएं मतलब एक आधार और एक ऊंचाई। ये आधार ये ऊंचाई, चाहे ऊंचाई आधार कुछ भी कह दो। 12 और 5 का मतलब हो गया, इसको तो हमें बोलना पड़ेगा 12p, इसे हमें बोलना पड़ेगा 5p। अब आप कहोगे सर आपने परिमाप के टाइम तो नहीं बोला था। उस टाइम इसलिए नहीं बोला था क्योंकि परिमाप में तो सीधा सीधा जोड़ना था, गुणा करने की जरूरत नहीं थी। भुजा प्लस भुजा प्लस भुजा, जोड़ने में फर्क नहीं पड़ा था, गुणा करने में फर्क पड़ता है। क्या फर्क पड़ता है ध्यान से देखना। तो इससे 12 नहीं, इसे 12p बोलना पड़ेगा, इसे 5 नहीं 5p बोलना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो सर क्षेत्रफल बराबर है, ध्यान से सुनना। क्या सर क्षेत्रफल बराबर है 120। ठीक है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है सर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ये आधार हमने 5p मान लिया है, बिल्कुल सर, और ऊंचाई हमने मान ली है 12p। ठीक है। और ये किसके बराबर है? ये 120 के बराबर है। ये इससे कितनी बार कट गया सर? 6 बार कट गया। 6 पंजे 30, 30 उधर जाएगा और 4 आ जाएगा। तो p का वर्ग बराबर 4 आ गया। सिंपल सी गणना है, तो p बराबर 2 आ गया। ठीक है, पहली बात। अब यहां पर अभी हमें एक और बात पता है, ठीक है, कि समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं अगर 5 और 12 है, अगर 2 भुजाओं का अनुपात 5 और 12 है तो तीसरी भुजा 13 होगी। तो अगर ये 5p है और ये 12p है तो ये कितनी होगी? ये 13p होगी। बात समझ में आ गई होगी? बिल्कुल सर, ये तो हमें पता है कि समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं के बीच में संबंध होता है। ठीक है। अब हमें परिमाप बताना है। हमें क्या बताना है? परिमाप बताना है। पहले अपने हिसाब से परिमाप निकाल लो। क्या सर हमने 3 भुजाएं बनाई है, एक का नाम दिया है 5p, एक का नाम दिया है 12p और एक का नाम दिया है 13p। तो परिमाप के लिए तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो तीनों को जोड़ लो। 12 और 5 17, 18, 19, 20, 30। तो परिमाप आ गया 30p। परिमाप कितना आ गया? 30p। और p का मान अभी हमने क्या निकाला है? p का मान हमने अभी ताज़ा 2 निकाला है। तो p
30 इंटू 2, तो 30 इंटू 2 कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। परिमाप के पीछे सेंटीमीटर लगेगा, 60 सेंटीमीटर आपके सवाल का जवाब है। ये कार्य आपको करना था। तो आई होप आपको सब बातें समझ में आ गई है कि सर इसे हम 5p बोलेंगे, बिल्कुल सर, इसे हम 12p बोलेंगे और इसे हम बोलेंगे 13p। अब यहाँ कितने सारे संबंध थे, 5, 12, 13 आपको याद था, बिल्कुल सर। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, क्षेत्रफल 120 है, क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखा हमने। ये इससे 6 बार कटा, 5 छंग 30 आया, 30 बटा में आया, 0 से 0 कटा, 3 चौक बार आया, p और p स्क्वायर हो गया। अब यहाँ छोटी सी बात है, जिन बच्चों को नहीं पता है ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। भैया अगर p और p का आप गुणा कर रहे हो क्या आएगा सर, p का वर्ग आएगा। p गुणा p कर रहे हो क्या आएगा सर, p की घात 3 आएगा। आप p गुणा p कर रहे हो तो क्या आएगा सर, p की घात 4 आएगा। लेकिन आप p प्लस p कर रहे हो तो सर 2p आएगा। आप p प्लस p कर रहे हो तो सर 3p आएगा। आप p प्लस p कर रहे हो तो सर 4p आएगा। सिंपल, ये भी पता होना चाहिए आपको। रूट p गुणा रूट p, सर अभी तो आपने बताया p आएगा, लेकिन रूट p प्लस रूट p तो 2 बार रूट p। ये ध्यान रखना, रूट p और रूट p को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 बार रूट p। रूट p का मतलब, रूट मतलब टॉफी होता है। टॉफी एंड जब जोड़ते और घटाते हैं तो रूट का मतलब टॉफी होता है। तो टॉफी प्लस टॉफी 2 टॉफी। समझे आप? इधर देखो ध्यान से कहानी को। सर रूट p गुणा रूट p, बिल्कुल सिंपल है। रूट p इंटू रूट p हो गया और रूट p यूं का यूं पड़ा रह गया। आगे बात समझ में। लेकिन अगर लिखा होता रूट p प्लस रूट p, तो रूट मतलब तो टॉफी होता है। एक टॉफी 3 टॉफी, 3 रूट p। ठीक है, आई होप सब बातें क्लियर है और धीरे धीरे आप सीखते जाओगे। वैसे आपने अर्थमेटिक में ये चीज़ें सीखी होती है, अर्थमेटिक में बेसिक आपका ज़्यादा काम आता है, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हमने थोड़ी चर्चा कर ली। ये सवाल हो गया था हमारा, बिल्कुल। अब सेम टू सेम सवाल है, ठीक है। ये तो और भी सरल है। कैसे, देखो जरा ध्यान से। ये लिखना, को ये डायग्राम बनाना जरूरी नहीं है, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ। यूं नहीं आप परीक्षा में बैठ के डायग्राम बनाने लग जाओ, ठीक है। एक को 5 कह देते हैं, ठीक है, 5p 12p और ये 13p, ठीक है, बिल्कुल सर। जोड़ा 12, 5, 17, 18, 19, 20, 30p। 30p इनका परिमाप है। हमारे सवाल ने में परिमाप दे रखा वो 90 के बराबर है। इसका मतलब p का मान 3 है। सबसे पहली बात हमें ये पता चली। इस बार हमें परिमाप दे रखा था इसलिए हमने भी परिमाप लिखा। हमें पता है भुजाएं 5, 12, 13 होने का मतलब 5, 12, 13 नहीं है, ये इनका अनुपात है। ये 5p हो गई, ये 12p हो गई, 13p हो गई। 12 और 5 17, 3 20 और 30, 30p परिमाप है जो 90 के बराबर हमारे सवाल ने दिया। इसका मतलब p का मान 3 है। हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है सर। लीजिए, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार हमारा 5p है और ऊंचाई हमारा क्या है, 12p है। यही है, बिल्कुल सर। p की जगह हम क्या रख देंगे, p की जगह 3 रख देंगे। अभी तो हमने निकाला है ना, p की जगह कितना रख देंगे, 3। तो 1/2 इंटू 5 गुणा 3 इंटू 12 गुणा 3। 2 बार p था इसलिए 2 बार 3 रख दिया। अब क्या ये इससे कितनी बार कटेगा, ये 6 बार कट जाएगा। 6 पंजे 30, 30 तो 3 3 3 ले लीजिए, 3 3 3, 5 भी तो है साथ में। चलिए काट ही देते हैं। 6 बार, 6 पंजे 30, 30 इंटू 3 इंटू 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 270 सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके सवाल का जवाब है। समझे सब लोग? एक और तरीका भी था पर ये सरल है। क्षेत्रफल 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। आधार की जगह आधार लिख दिया, ऊंचाई की जगह ऊंचाई लिख दिया। 5p और 12p। p की जगह हमें पता है 3 लिखना है तो p की जगह दोनों जगह 3 लिख दिया, गणना कर दी, सिंपल। अब कोई बच्चा पहले भुजाएं निकालता तो भुजाएं भी निकाल सकता था कि p का मान 3 आया तो ये 15 है, ये 12 दूना 24, 12 36 है,
ये 13 दूना 26, 13 3 39 है, वो भुजाएं निकाल के भी आगे बढ़ सकता था। लेकिन जब भुजाएं निकालने की जरूरत नहीं है तो क्यों पहले भुजाएं निकालें और फिर काटें, सिंपल तरीके से काम करें। तो मैंने सिंपल तरीके से काम कराया है आपको। ठीक है, चलिए खुश रहिए देवांश जी। वीडियो 6 अपलोड हो गया। देखो एक बात बताता हूँ मैं आपको, जो आपका जो भी बैच है ना, उसमें एक लाइव क्लासेस लिखा रहता है ना। तो जो क्लास आपको लगे ना अपलोड नहीं हुई, तो वो लाइव क्लास में मिल जाएगी। जैसे आज की लाइव क्लास है तो वो भी हाथों हाथ अपलोड नहीं होगी, वो आपको कहाँ मिल जाएगी, वो लाइव क्लास में मिल जाएगी। उसको आप लाइव क्लास में जाके देख लो। ठीक है, चलिए फिर वो अपने आप क्लासेज में बाद में धीरे धीरे आ जाएगी, ये कहानी है। तो कोई क्लास नहीं मिलती है लाइव क्लास, तो आपको लाइव क्लास में जाके देख लो। आपके एप्लीकेशन में बैच है, वहाँ एक लाइव क्लास का शब्द भी लिखा हुआ होगा। ठीक है, चलिए एक समकोण त्रिभुज का परिमाप दे रखा है, इसका कर्ण 13 है, तो क्षेत्रफल बताओ। अब इस सवाल में हम क्या करते हैं, ध्यान से देखो। ये जो सवाल किया जाता है ये हिट एंड ट्रायल बेस पे किया जाता है। हिट एंड ट्रायल बेस क्या है, ध्यान से देखो। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आप मानते हो, माना ऐसा हो जाए भाई सवाल ने कहा कर्ण 13 है, सवाल ने क्या कहा, कर्ण 13 है। बात को ध्यान से सुनना, हमारे प्रश्न ने हमसे कहा कि कर्ण 13 है। अब कर्ण 13 में एक बात समझ में आई कि सर अगर कर्ण 13 है तो कर्ण 13 कब था, दिमाग में बल्ब लगाने की जरूरत है कि सर कर्ण 13 तो अपना 5 12 13 में था। वो ट्रिपलेट जो आपने याद कराया था उसमें 5 12 13 वाला ट्रिपलेट था, उसमें कर्ण 13 था। बिल्कुल सर। तो क्या ये 5 और 12 है, तो अभी चेक करना पड़ेगा पहले, तो फिर हम उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। चेक कैसे करें, अगर ये 5 है, ये 12 है, ये 13 है, तो इनका परिमाप कितना होगा। तो देखो इनका परिमाप कितना हो रहा है, 5 12 और 13 30 हो रहा है। और हमारा सवाल भी कह रहा है परिमाप कितना है, 30 है। अभी तक हमने चेक किया, ये सिर्फ हम सवाल के उत्तर की तरफ नहीं बढ़े, हमने चेक किया। कैसे चेक किया, हमने चेक किया परिमाप, और जो हमने माना इसके 13 होने के कारण हमने इनको 5 और 12 माना, क्योंकि हमें याद आया कि ऐसा एक ट्रिपलेट था 5 12 13, 3 भुजाओं का समूह। ठीक है, तो परिमाप 30 आ रहा है, सवाल भी 30 कह रहा है, मतलब यहां तक का मामला बिल्कुल सही है। अब जब यहां तक का मामला सही हो गया है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो बिल्कुल सरल है, क्या, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। ठीक है सर, 1/2 आधार 5 ऊंचाई 12, कितनी बार कट गया, 6 बार कट गया, 6 पंजे 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब है। ये इतना सरल सा सवाल आपके सामने था। ठीक है, चलिए आई होप यहां तक की बातें समझ में आ गई है। देखिए क्वालिटी है ना वो ऑटोमेटिक रहती है ना, वो एप्लीकेशन के जो सर्वर संबंधी चीज़ें हैं ना वो हमारे बस में नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फिर भी चैट बॉक्स है, उसमें आप मैसेज डाल दीजिए। आई होप यहाँ तक का मामला एकदम ओके है, यहाँ तक की सब बातें बच्चों को समझ में आई है। तो इसमें ऑटोमेटिक क्वालिटी चलती है भैया, ये कम क्वालिटी पे चलता है ऑलरेडी। चलिए फिर भी बात करेंगे, आपने कहा है उस पर विचार जरूर करेंगे, मतलब मैं बात पहुंचा दूंगा। एक समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं की लंबाई x-2 x और x+2 है। तो आपको x बताना है, बीच वाली भुजा बतानी है। अब देखो यहाँ क्या दिमाग लगाना है, परीक्षा में बैठे होते तो बेसिक से करते कि दिमाग लगाते हैं, सर दिमाग लगाते हैं तो दिमाग लगाएंगे। बेसिक आना चाहिए, इसलिए बेसिक भी सिखाऊंगा। इस सवाल में मैं आपको बेसिक भी सिखाऊंगा और इस सवाल में मैं आपको दिमाग लगाना भी सिखाऊंगा, दोनों ही बातें सिखा रहा हूँ, इसलिए ध्यान से सुन लो। ठीक है, चलिए बताइए सर। पहले तो आप दिमाग लगाओ, देखो x-2 x और x+2, मतलब हमें 3 ऐसी भुजाएं पता करनी है जो एक भुजा तो 2 छोटी है, एक भुजा 2 बड़ी है। देखो x-2 मतलब बीच वाली से 2 कम है, बीच वाली से 2 ज्यादा है। और हमें x पूछा है मतलब बीच वाली भुजा पूछी है, हमें x पूछा है मतलब बीच वाली भुजा ऐसी पूछी है। तो बीच वाली भुजा मतलब इसकी जगह 10 लिख दूं मैं,
अगर पहला ऑप्शन सही है तो इसकी जगह 10 लिख दूं, इसकी जगह 10 लिख दूं तो इसकी जगह 8 लिखना पड़ा, इसकी जगह 12 लिखना पड़ेगा। क्या 8 10 12 या 8 10 12 का सरल अनुपात निकाल लो। ध्यान से देखो 8 10, ये लो मैं ऑप्शन 1 की बात कर रहा हूं। सबसे पहले ऑप्शन 1 8 10 12 का अनुपात क्या होगा सर? 4 5 और 6। क्या 4 5 6 समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात था क्या? नहीं था। इसका मतलब सर ये तो मामला नहीं बैठेगा, कहानी खत्म। अब दूसरे की बात करें। देखो हमें x पूछा है, बीच वाली भुजा, इसलिए जो भी उत्तर है वो x की जगह है, तो x की जगह रखना है उस उत्तर को। अब x की जगह 8 रख के देखते हैं। ये 8 रख दिया, 8 से 2 कम 6, 8 से 2 ज़्यादा 10, 6 8 10। इसका हम सरल अनुपात निकालते हैं 3 4 5। याद करो, क्या समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं का अनुपात 3 अनुपात 4 अनुपात 5 था? बिल्कुल सर, 3 4 5 पाइथागोरस ट्रिपलेट है। इसका मतलब जो बीच वाली भुजा है वो 8 है। ये हमारा उत्तर सही हो चुका है, आगे चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। बात समझे? बस इतना दिमाग लगाना था कि इसने 3 भुजाएं कह दी, एक x-2 है, एक x है, एक x+2 है। बिल्कुल सर, जैसा इसने कहा हमने वैसा लिख दिया। बीच वाली भुजा इसने 10 कही, हमने 10 लिख के देखी, मामला नहीं बैठा। इसने 8 कहा, हमने 8 लिखा। 8 से 2 ज़्यादा 10, 8 से 2 कम 6, 6 8 10 मतलब 3 4 5, मतलब हाँ सर ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट है, मतलब ये उत्तर हो गया। अगर ये 8 नहीं आता, पहले 4 आ जाता तो आप 4 को चेक करते। 4 को कैसे चेक करते? आप यहाँ 4 लिखते, 4 से 2 कम 2 लिखते, 4 से 2 ज़्यादा 6 लिखते, अनुपात लिखते 1 2 3, 1 2 3। पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है, गलत हो गया, ये सही है। ये तो हो गया आपका हिट एंड ट्रायल, ठीक है ना। ये आपने ऑप्शन से किया। किससे किया? ऑप्शन से। ऐसा सवाल आ जाए तो ऑप्शन से करना ही बेटर होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब कोई कहते नहीं सर मैं तो बेसिक से करूंगा, तो बेसिक से करोगे तो आपके पास है ये मेथड, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल सर, ठीक है। और एक चीज़ और हो सकती है, x+2 के होल स्क्वायर में से x² घटा देंगे यहीं पे। चलिए बात तो एक ही है। कैसे? देखो कर्ण क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा, उसकी जगह ये लिख दो, ये लंब की जगह लिख दो, ये आधार की जगह लिख दो, ठीक है। तो कर्ण की जगह ये लिख दिया x+2 का होल स्क्वायर, x+2 का होल स्क्वायर। लंब की जगह x² लिख दिया, आधार की जगह x-2 का होल स्क्वायर लिख दिया। ये लीजिए, ऐसा लिख दिया हमने, ठीक है भाई। जो हमें 3 भुजाएं दे रखी थी उनको सेट कर दिया। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होगा, इसलिए कर्ण को कर्ण की जगह रख दिया। ये सबसे बड़ी भुजा दिख रही है, ये 2 छोटी है, किसी को भी लंब मानो किसी को भी आधार मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये डायग्राम तो हमने मन से बनाया। क्लियर? क्लियर। x+2 का होल स्क्वायर करना है। मैंने आपको सर्व समीकरण याद कराई है अभी बेसिक में, अभी इसके बेसिक में याद कराई है मैंने। क्या? x+2 का स्क्वायर करना है तो x² + 4 + 2 दूनी 4x। अब ये मत करना सर ये 4x कहाँ से आया, मैंने अभी थोड़े दिन पहले सर्व समीकरण याद कराई थी। मैंने कहा था जब a + b का पूर्ण वर्ग करोगे तो a का वर्ग + b का वर्ग + 2ab करना पड़ेगा। और मैंने ये भी कहा था कि ये मत कर देना कहीं कि सर मैं तो a + b का स्क्वायर है ना, वो a² + b² कर रहा हूँ। ये गलत है भैया, ये सही है। बात समझ में आई? सिखाया था, ठीक है सर। ये भी सिखाया था कि a - b का जो होल स्क्वायर होगा वो होगा a² + b² - 2ab। ये भी सिखाया था, बिल्कुल सर। इधर x के स्क्वायर की जगह x² आ गया, ये देखो x² + 4 - 4x। बात समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। आगे की कहानी क्या है? आगे की कहानी बहुत सिंपल है भैया। कैसे? देखो जरा ध्यान से। देखो x² से आपका x² कट गया, प्लस के 4 से आपका प्लस का 4 कट गया। ये देखो ध्यान से क्या क्या कटा, ये काट दूं, ये लो x² से x² कट गया, क्योंकि बराबर के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। प्लस के 4 से प्लस का 4 कट गया, क्यों? इधर आके -4 हो जाएगा। इधर तो क्या बच गया आपका x² + x² - 4x, और इधर बच गया 4x, ठीक है ना। चलिए इस 4x को इधर लाइए, प्लस का हो जाएगा 8x बच जाएगा। इधर इधर क्या बच जाएगा? x²। अभी थोड़ी देर पहले एक ऐसी कहानी बताई थी मैंने आपको, x² का मतलब है x × x 2 बार लिखा हुआ है, तो एक बार x तो इसे कट जाएगा, तो x का मान कितना आ जाएगा? x का मान 8 आ जाएगा। x का मान 8 आ गया जो ज्ञात करना था, x का मान 8 आ गया जो ज्ञात करना था। तो आप चाहते तो आप बेसिक से करना चाहते तो ऐसे बेसिक से भी कर लेते आप। ये लीजिए, ये आपको बेसिक मेथड बता दिया, ठीक है। और आप ऑप्शन से करना चाहते तो मैंने आपको ऑप्शन भी बता दिया। बेसिक से इसलिए कराया, आना चाहिए, कोई आपको ये नहीं कहता आपको आता नहीं, ठीक है। चलिए, और ऑप्शन परीक्षा में काम में लेना है।
आई होप बात समझ में आ गई। थोड़ी मेहनत लगी इसमें, तो मेहनत लगेगी ना, इसीलिए तो बेसिक कराया था मैंने। बेसिक क्यों कराया था? ताकि आप वो बेसिक सीख जाओ और मेहनत कर पाओ। बात बहुत सिंपल है भैया, ठीक है। चलिए, हाँ नहीं, अपने मैंने दोनों सिखा दिए ना, आपको दोनों आने चाहिए। डाटा खत्म हो गया, ऐसे मत करो यार, थोड़ा और पढ़ लो। चलो एक काम करते हैं, समकोण त्रिभुज पे गाड़ी को रोक देते हैं, देखते हैं समकोण त्रिभुज के कितने सवाल है। और किसी समकोण त्रिभुज, चलिए एक सवाल और है समकोण त्रिभुज का, 15 नंबर सवाल तक कर लेते हैं। कुछ बच्चे कह रहे हैं डाटा खत्म हो गया, ठीक है, तो 15 नंबर सवाल करके हम क्लास को, आज की क्लास यहीं तक करेंगे, फिर हम कल पढ़ लेंगे आगे, ठीक है। ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक है, हाँ ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक भी बता देंगे, बिल्कुल बता देंगे 100%, आपने पूछा है तो। लेकिन फिलहाल जो बेसिक ट्रिपलेट है वो आप याद कर लीजिए। ट्रिपलेट निकालने का ट्रिक बहुत सिंपल है, और वो ट्रिक इससे बनता है, किससे बनता है पता है आपका? इससे, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, इससे बनता है। क्योंकि देखो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये ए प्लस बी और ए माइनस बी हो जाएगा। हो सकता है मेरी बात अभी समझ में नहीं है, बाद में आ जाएगी, ठीक है ना। और ये आपका क्या है? ये लंब का स्क्वायर है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर है। ट्रिपलेट की जो ट्रिक है वो इस पर बेस होती है पूरी की पूरी। लेकिन फिलहाल आपको जो ट्रिपलेट की जानकारी होनी चाहिए आपके एग्जाम के हिसाब से, वो ये होनी चाहिए जो मैंने आपको लिखाई है। बेसिक ट्रिपलेट आपको याद होने चाहिए। फिलहाल हम बात करते हैं इस सवाल की। किसी समकोण, देखो मैं कोई भी सवाल फालतू नहीं कराता, मैं कोई भी ऐसा सवाल नहीं कराता जो आपके काम का नहीं है। आपके अत्यंत काम का जो सवाल होगा वही सवाल मैं आपको कराऊंगा, ध्यान रखना, ठीक है ना। चलिए, किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुणी है और कर्ण 8 है। जैसा कहा वैसा लिख लेते हैं, अपने कोई टेंशन ही नहीं है। बोलो लो, क्या सर आपने कहा एक समकोण त्रिभुज लो, लिया, उसकी एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुणी है, तो किसी को भी मान लो इसको आपने पी मान लिया, तो इसको आपको 3p मानना पड़ेगा, 3 गुणी है। और कर्ण आप कह रहे हो 8 है, तो इसे आपको 8 लिखना पड़ेगा। कर्ण को आप नहीं मान रहे हो, कर्ण को सवाल कह रहा है। सवाल ने कहा किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुणी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप ही की परीक्षा में आया हुआ सवाल है। बात समझ गए ना? सवाल आप ही की परीक्षा से उठा के लाया गया है, आप ये समझ लेना। एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुणी है, इसको p बोल दिया, इसको 3p बोल दिया। कर्ण उसने कहा 8 है, कर्ण की जगह 8 बोल दिया। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बिल्कुल ज्ञात कर लेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, ध्यान से देखिए जरा। कैसा? त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। जो हमारा समकोण त्रिभुज है उसका ये क्षेत्रफल होता है, ठीक है। 1/2 आधार कितना है? आधार p है, और ऊंचाई कितनी है? ऊंचाई 3p है। क्या सर अब इस पूरी कहानी को क्लियर करने के लिए हमारे को 2 मान चाहिए कि या तो आप हमें p का मान निकाल के दे दो, और अगर आप हमें p का मान नहीं निकालो तो आप एक और भी काम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? ध्यान से देखो, 1/2 3 इंटू पी स्क्वायर। आप चाहो तो सर p स्क्वायर का मान निकाल के दे दो। भाई p का मान निकालने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो सर क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 3 p और p का वर्ग। आप p निकल जाए तो p निकाल दो, नहीं तो p का वर्ग निकाल के दे दो, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मैं p का वर्ग निकालूं कैसे? मेरे को तो ये दे रखा है, तो इनके बीच में जो संबंध है उसको लिखूंगा। इनके बीच में क्या संबंध है सर? इनके बीच में संबंध है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। बिल्कुल सर, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण 8 है, 8 का स्क्वायर 64, लंब 3p है, 3p का स्क्वायर हो गया 9p स्क्वायर। भाई 3p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9p स्क्वायर। इसका वर्ग करो, और p का स्क्वायर कितना हो जाएगा? p स्क्वायर। बिल्कुल सर, ये कितना आ गया सर? 10p स्क्वायर। तो ध्यान से देखना, 64 इक्वल टू 10p स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। p स्क्वायर इक्वल टू 6.4, p स्क्वायर का मान कितना आ गया? 6.4। भाई 10 इधर बटा में आ गया। अब इसका वर्गमूल करने की जरूरत नहीं है, इसका वर्गमूल 0.8 मत लिख देना, क्योंकि देखो 0.8 इंटू 0.8 क्या होता है? 0.8 इंटू 0.8 तो 0.64 होता है, समझे आप? 64 को वर्गमूल 8 मत लिख देना, यहाँ पे 64 नहीं है 6.4 है। कैसा आया? समझ में आया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण के स्क्वायर की जगह ये 8 यहाँ से हटा के यहाँ लिख रहा हूँ, कंफ्यूज नहीं हो जाओ। 8 का स्क्वायर 64 लिख दिया, 3p का स्क्वायर 9p स्क्वायर लिख दिया, 3 तिया 9, p का स्क्वायर p स्क्वायर और p स्क्वायर। ये 9p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर हो गया 10p स्क्वायर।
10 पी स्क्वायर 64 के बराबर है, तो पी स्क्वायर किसके बराबर है, 10 बटा में आया 6.4 के। हमें पी का मान ज्ञात करने की जरूरत ही नहीं है, हमें तो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वहाँ पी का स्क्वायर ही लिखना है, तो हम सीधा पी का स्क्वायर ही लिखेंगे। ध्यान से देखो, 1/2 इंटू 3 इंटू 6.4, यही कहानी हुई। बिल्कुल सर, यही कहानी हुई। 6.4 से 2 कट जाएगा, 32 गुना 64 3.2 बार, और 3.2 32 या 96 गुणा करोगे तो 9.6 आ जाएगा। नॉर्मल सा गुणा है, ठीक है ना, 9.6। तो 9.6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके सवाल का जवाब है। तो लंबा सा दिखने वाला प्रश्न है, लेकिन इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप ही की परीक्षा में आया हुआ सवाल है, एग्जाम क्वेश्चन। क्या ये एग्जाम क्वेश्चन है, और एग्जाम क्वेश्चन तो अपने आप ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन बड़े आसानी से आप कर लोगे। एक संबंध लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, 64 बराबर 9 पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, तो 64 बराबर 10 पी स्क्वायर, तो पी स्क्वायर का मान 6.4 आ गया। और यहाँ हमने 1/2 आधार इंटू ऊंचाई लिखा, तो 1/2 पी इंटू 3 पी लिखा, ये हो गया 1/2 इंटू 3 पी, और पी स्क्वायर की जगह 6.4 लिख दिया। संतोष यादव कह रहे हैं नहीं समझ में आया। हो सकता है नहीं समझ में आया हो, सवाल थोड़ा सा अच्छा सवाल था। देखो, एक समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की 3 गुणी है, तो इसको P बोलूंगा, इसको 3P बोलूंगा, तभी तो 3 गुणी होगी। 3 गुणी का संबंध दिख रहा है, दिख रहा है सर। इसको 1 और इसको 3 तो बोल नहीं सकते, क्योंकि अनुपात के रूप में है, ये 3 गुणी है, ठीक है ना। इधर ओरिजिनल मान है ये 8। इस संबंध को आपने लिखा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर में इन तीनों का मान रखा, तो पी स्क्वायर आया 6.4। आपको क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। आधार की जगह ये लिखा, ऊंचाई की जगह ये लिखा, 1/2, 3 तो ये है, पी और पी का वर्ग हो गया। पी का वर्ग आपने यहाँ से निकाला और यहाँ पे पुट किया, ये कॉमन सेंस आपने लगाया। जब भी इस तरह का सवाल परीक्षा में दिखे, कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा आगे बढ़िए। देखिए, मैंने ये आंकड़ा लिखा, मैं आगे बढ़ा, मैंने ये आंकड़ा लिखा, आगे बढ़ा। जब ये आंकड़ा लिखा तो मुझे पता चला मुझे पी का वर्ग चाहिए, तो पी का वर्ग मुझे मिलेगा कहाँ, मुझे दी गई जानकारी से मिलेगा। कहाँ से मिलेगा, दी गई जानकारी से। और मुझे दी गई जानकारी क्या है, मुझे दी गई जानकारी ये है, तो यहाँ से मैंने पी का वर्ग निकाला और मैंने बड़ी सरलता से मेरा उत्तर निकाल लिया। आई होप आप लोगों को बात समझ में आई है। हाँ बताइए। समझ गए? बिल्कुल बिल्कुल, सबको समझ में आ रहा है। देखिए, समझ में भी आएगा, आनंद भी आएगा, और एक हमारी भाषा में कहते हैं जोर भी आएगा। जोर भी आएगा मतलब आपको दम लगाना पड़ेगा, है ना, आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वही सवाल कराऊंगा जो सरल है, ऐसे सभी सवाल कराऊंगा जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ठीक है ना। आपका बेसिक डेवलपमेंट होगा, आप सीखोगे सीख के उसका उपयोग करना सीखो, और परीक्षा में आंसर लाने सीखो, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है, एग्जाम को हिट करना है, एग्जाम में आपको सिलेक्ट होना है। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप लोगों के लिए उपयोगी रहा होगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। जय हिंद।